हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है उत्तर प्रदेश में झांसी के पास एक रेलवे स्टेशन है। और रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है बिहारीपुरा। जगह लगती है बिहारीपुरा और थाना है प्रेम नगर। वहाँ पर ये जगह आती है। और एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है अकील बेग। वो सरकारी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर होते हैं और उनकी जो पत्नी होती हैं सुगफ्ता परवीन, वो न्यायालय में पेशकार होती हैं, पेशकार के पद पर जॉब करती हैं। उनके दो बेटे होते हैं और एक बेटे का नाम होता है उनके का अ, मुसारिक, और दूसरे बेटे का नाम होता है तारिक। एक का नाम मुसारिक और एक का नाम तारिक, और एक बेटी होती है। 3 बच्चे उनके होते हैं। बहुत अच्छी सबकी लाइफ चल रही थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर में सुख शांति और बहुत अच्छा माहौल था। बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा था। जो बड़ा बेटा था उनका तारिक, वो एमबीए करके तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की। उसे था कि वो आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी कोई ना कोई ऐसा पेपर निकाल देगा। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था, तो वो लड़का उसी की तैयारी में जुटा रहता था, सारे दिन रात पढ़ाई करता रहता था। जो छोटा लड़का था उसने भी अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी और अपना उनका ठीक-ठाक घर चल रहा था। माता-पिता ने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी कर दी थी। तो इसी बीच में होता क्या है कि जो माँ थी अ, वो अपने मायके में ज़्यादा रहती थी, क्योंकि वहीं से थोड़ी दूरी पर ही कम से लगभग 10 किलोमीटर उनका दूरी पर मायका था। तो वो वहाँ ज़्यादा रहती थी और घर पर जो थे बेटा और बेटा दोनों रहते थे, और बेटी की वो शादी कर चुकी थी और पिता जो थे वो भी बच्चों के साथ ही रहते थे। पिता का जो रिटायरमेंट था वो 2025 में 26 में होने वाला था। और अप्रैल में जैसे नहीं 2025 में अप्रैल में उनका रिटायरमेंट होना था। और एक दिन वो शाम को मार्च का महीने में घूमने के लिए पिता निकलते हैं। जो पिता होते हैं अकील बेग, वो घूमने के लिए निकलते हैं और वो कई घंटे तक वापस नहीं आते। पता चलता है कुछ घंटों के बाद में कि उनको किसी ने मार दिया। जो पिता थे उनके, जिनका रिटायरमेंट होने वाला था, उन्हें कोई मार देता है और उसके बाद में उन्हें भी सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। तो अब बात आती है जॉब की। तो माँ अपने बड़े बेटे से कहती है कि बेटा, अभी तुम्हारे पिता जो है रिटायरमेंट था उनका, लेकिन अब क्या है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो जॉब तुम कर लो। तो जो उनका बड़ा बेटा था वो कहता है, मम्मा मैंने तो एमबीए कर रखा है और एमबीए करके मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं न कहीं नंबर मेरा आ ही जाएगा, और तुम छोटे वाले भाई से कहो कि वो अ, कर लेगा जॉब। छोटे वाला जो भाई था वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, उससे उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं ही जॉब कर लूँगा। लेकिन जो छोटा भाई था उसको जॉब मिलती है चपरासी की। और वो चपरासी की जॉब, जो पिता प्रधानाचार्य थे उनकी जगह पर बेटे को चपरासी की जॉब मिलती है, और वो चपरासी की जॉब करने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि पता था कि पैसे की कोई कमी नहीं है। मम्मी भी उनकी न्यायालय में ही बैठती थी। और इसके बाद में फिर वो वहाँ से जॉब करने लगता है। तो जब वो जॉब करने के लिए जाता था तो रास्ते में एक घर पड़ता था, वहाँ पर एक लड़की उसको पसंद आ जाती है और वो उस लड़की से डायरेक्ट बात करता है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में चपरासी हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करना पसंद करोगी? तो उन्हीं की कास्ट की लड़की होती है, तो वो घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं। वो कहते हैं भले ही चपरासी है तो गवर्नमेंट जॉब, और उन दोनों की शादी करा दी जाती है। क्योंकि बड़े भाई से पूछा जाता है तो बड़ा भाई भी ये कह देता है कि जब तक मेरी जॉब नहीं लगेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, और मेरी जॉब लगेगी मैं तभी शादी करूँगा। अब छोटा भाई जो था, जो कम पढ़ा लिखा था और जो थोड़ा समझदार भी इतना ज़्यादा नहीं था, वो उसकी लाइफ़ सेटल हो जाती है। घर में उसकी बीवी आती है और क्या कहते हैं, अपना खुद भी रहता है और जॉब भी ठीक-ठाक चल रही थी। उसकी पटरी पर अपनी पूरी लाइन आ जाती है। उसके बाद में जो बड़ा भाई था वो जॉब ना लगने के कारण, क्योंकि भाई की शादी हो गई, भाई सेटल हो गया, जो कि इतना होनहार लड़का था, पढ़ा लिखा था, ना तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है और ना ही किसी तरह की कोई नौकरी मिलती है, और शादी के लिए भी वो ओवर एज होता जा रहा था। इस कारण वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। और इसी बात को लेकर वो मतलब मेंटली कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है। उन दोनों के गुस्सों के चलते और पति के जाने के बाद जो उनकी मम्मी थी वो भी अपने मायके में ज़्यादा समय बिताने लगती हैं कि अब बड़ा बेटा सेटल हो जाएगा, कर कर दूँगी उसे भी, लेकिन छोटा सेटल हो चुका है। तो छोटा जो लड़का होता है उसकी वाइफ़ अपने मायके गई हुई थी और मम्मी ननिहाल में थी। तो बड़ा भाई ऊपर से आता है और आकर उसे पता नहीं किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन थी, आकर वो अपने छोटे भाई से कहता है कि
तुमने अभी चाय नहीं बनाई, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, मतलब बिना वजह के मुद्दे वो उखाड़ने लग जाता है और उन दोनों के बीच में काफ़ी हाथापाई हो जाती है। छोटे वाला भाई मकान 200 गज़ में बना हुआ था, तो बाहर तक भी किसी को आवाज़ नहीं जाती। दोनों में काफ़ी मुठभेड़ होती है, तो वो किचन से चाकू लेकर आता है, बड़ा भाई और छोटे भाई पर हमला करने लग जाता है। बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो छोटा भाई अपने बचाव में उसके हाथ में कुल्हाड़ी आती है और वो कुल्हाड़ी देकर अपने बड़े भाई के सिर में मार देता है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी देकर अपने भाई के सिर में मारता है और भाई वहीं पर गिर जाता है। गिरने के बाद में वो बहुत बुरी तरह से एक के बाद एक के बाद एक वार करता चला जाता है और वो 2 मिनट में ही उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। तो अब वो सोच रहा था, लगभग सुबह के 8 बजे का ये टाइम था कि अब वो करे तो क्या करे? उसे अपनी गलती रियलाइज़ भी होती है कि मैंने अपने ये क्या कर दिया? छोटी-सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन कैसे गया? और हमारी कैसे लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक-दूसरे की जान पर ही हम दोनों उतारू हो गए। 10 बजे के लगभग मार्केट खुलती है। छोटा भाई मार्केट में जाता है और जाकर कहता है कि मुझे 10 किलो नमक, वो सॉरी 1 क्विंटल नमक चाहिए। दुकानदार को क्या मतलब, उसे पैसों से मतलब था। वो 1 क्विंटल नमक उसे तोल देता है। वो 1 क्विंटल नमक लेकर अपने घर आता है। लगभग 5 घंटे तक वो अपने घर में आंगन को खोदता है और 5 घंटे आंगन में खोदने के बाद जो उसका भाई था, जब वो मरा था तो उसकी दोनों आँखें खुली हुई थीं। उसने कई बार बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो आँखें और मुँह उसके बंद ही नहीं हुए। ऐसे लग रहा था मानो कि वो सारे चीज़ों को देख रहा हो। सारी चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं कि उसके साथ में क्या होने वाला है। वो काफ़ी कोशिश करता है आँखों को बंद करने की, लेकिन नहीं होती। फिर वो आँगन में खोदने के बाद में 5 घंटे अपने भाई को ज़मीन में डालकर उसके ऊपर 1 क्विंटल नमक भी डाल देता है। क्योंकि देखिए, सब कुछ कास्ट ऐसी हैं, और कास्ट को तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब काम उन्हें आते हैं, तो वो क्या करता है कि आँगन को खोदकर उसी तरह से टाइल्स को सेट कर देता है जैसे वो टाइल्स सेट थी। करने के बाद लेकिन वो ना दिन सो पाता है, ना रात सो पाता है। उसके अंदर एक बड़ी बेचैनी-सी रहती है और उसको दिन और रात अपने भाई की वो खुली हुई आँखें ही दिखाई देती रहती हैं, और वो ये कई बार सोचता है कि जाकर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँ या मैं किसी को बता दूँ, लेकिन ना ही वो किसी को बता पाता है, ना ही वो कंप्लेन कर पाता है। तभी शाम को मम्मी का उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो कहती है अपने छोटे बेटे से कि बेटा मुसारिक, तारिक को मैं बार-बार फ़ोन मिला रही हूँ, लेकिन तारिक नहीं फ़ोन उठा रहा है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? बताओ वो कहाँ है? माँ की उम्र भी लगभग 63 साल हो चुकी है, तो वो भी रिटायरमेंट ले चुकी थी, तो वो कहता है कि माँ मुझे नहीं पता, मैं भी ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भैया वापस नहीं आए हैं, निकले थे सुबह घूमने के लिए। अब माँ फिर अपने मायके से 10 किलोमीटर की दूरी पर था, वहाँ से तुरंत आती है और आकर कहती है मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, जो कि 24 घंटे बुझा-बुझा और उदास रहने लगता है, क्योंकि गलत काम करके एक अच्छा इंसान जो होगा वो कभी चैन की नींद सो ही नहीं पाता। फिर वो पुलिस थाने चक्कर लगा रहे हैं माँ-बेटे, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। एक दिन दरोगा साहब कहते हैं कि मैं देखता हूँ ये लोग काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और तुम लोग इनको ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? तो दरोगा साहब उन्हें बिठाते हैं, कहते हैं बताइए क्या बात हुई है? कल को तुम पूरे परिवार के जितने भी कैंडिडेट वहाँ हैं, सबको बुलाइए, मैं सबसे बात करता हूँ। परिवार के सभी कैंडिडेट को बुलाया जाता है, एक-एक करके बारी-बारी से सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। तब उसमें से कहते हैं कि उसका छोटा भाई जो है मुसारिक नहीं आया है। फिर कहते हैं कि नहीं, उसको पहले बुलाओ, तो मुसारिक को जब बुलाया जाता है तो मुसारिक कई कहानियाँ मतलब बदल देता है, और जब वो बार-बार स्टेटमेंट चेंज करता है तो दरोगा साहब का शक उस पर चला जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं सच सुनना चाहता हूँ, तुम हमें सच बताओ कि आखिर सच क्या है? तब वो कहता है कि सच ये है कि मैंने ही अपने भाई का कत्ल किया है और वो आंगन में मैंने उसकी डेड बॉडी को दबा रखा है, दफना रखा है। पुलिस रात के 3 बजे ही पहुंचती है। पहुंचने के बाद में आंगन को पूरे को खोद देती है। खोदने के बाद पूरे कॉलोनी में बहुत बदबू फैल जाती है। सोशल मीडिया वाले, पुलिस वाले, मोहल्ले वाले सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तब वो कहता है कि मैं ना दिन सो पा रहा था, ना रात सो पा रहा था, और भैया ने आकर ऐसे-ऐसे हमारी मुँह झड़प हो गई थी। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि शायद नौकरी के लिए ही सही, कि नौकरी भी मुझे मिल जाएगी, इसलिए शायद पिता को रिटायरमेंट से 1 महीने पहले ही मार दिया जाता है। अब ये सारी परतें एक साथ खुलेंगी। पता नहीं अब क्या होने वाला है। लड़के को तुरंत, छोटे वाले को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और अब उस पर मुकदमा दायर हो चुका है। एक माँ जिसने अपने बच्चों को इस तरह सींचा फूलों की तरह, और देखिए आज उसका अंत क्या हुआ। परिवार में पति नहीं है, दोनों बच्चे भी नहीं बचे। अब एक औरत रह जाती है, जो 200 गज़ का मकान बच्चों की खुशहाली के लिए बनाया गया था, अब उसमें कोई खुश रहने के लिए नहीं बचा है।
तो देखिए, पैसा दें, ना दें, दौलत दें, ना दें, लेकिन अगर हो सके तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी तहज़ीब ज़रूर दें। मैं कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ़ इतना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। थैंक यू।